डियर स्टूडेंट्स, पिछली प्रेजेंटेशंस में हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं उनको समझ लिया है। अब इस प्रेजेंटेशन में हम एल्केन, एल्कीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का मास स्पेक्ट्रम देखेंगे और ये देखेंगे कि इन कंपाउंड्स में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पीक मिलती है जिसकी हेल्प से हम इन कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्केन्स का मास स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो रिलेटिव अबंडेंस होती है पेरेंटाइन पीक की, ये डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे एल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि से मास स्पेक्ट्रम में हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक देखनी है एल्केन्स के लिए, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर मास अपॉन चार्ज है और वाई एक्सिस पे अबंडेंस है। बेस पीक की अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी। बेस पीक की अबंडेंस 100% ली जाती है, तो उसके रिलेशन में उसके रिलेटिव जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी छोटे एल्केन्स की, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, वो एप्रिशिएबल होगी और हम आराम से ऑब्जर्व कर पाएंगे। बट जैसे जैसे हम हायर एल्केन्स को देखेंगे तो बड़े एल्केन्स के केस में जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उनका पेरेंटाइन पीक की अबंडेंस कम होती चली जाएगी। सो जैसा कि मैंने बताया कि छोटे मॉलिक्यूल्स में पेरेंटाइन पीक हमें एप्रिशिएबली दिखेगी, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल में इसकी हाइट कम होती जाएगी। तो से अगर हम बड़ा एल्केन ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस कम हो जाएगी, और बड़ा एल्केन लेंगे तो अबंडेंस और कम हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि बड़े एल्केन्स के लिए मॉलिक्यूलर आयन पीक की जो हाइट होगी वो बहुत कम होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑब्जर्व ही ना हो। अब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देख रहे हैं एल्केन्स के मास स्पेक्ट्रम में कि जो पीक्स होती हैं एल्केन्स के केस में उनके बीच में 14 मास यूनिट्स का गैप होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं एल्केन्स में जो C3 डॉटर आयन मिलेगा और जो C4 डॉटर आयन मिलेगा, इनकी इंटेंसिटी या फिर इनकी अबंडेंस ज्यादा होती है। तो C3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलती है ये 43 पे मिलती है, और C4 के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलती है वो M/E 57 पे मिलती है। तो इन पीक्स की अबंडेंस ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम कि एल्केन्स में कोई स्पेसिफिक क्लीवेज नहीं होता है, और एल्केन्स में जो पीक्स मिलती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू CnH2n+1, इसके साथ CnH2n की पीक भी मिलती है और CnH2n-1 की पीक्स भी मिलती हैं। बट ये जो अकम्पनीड पीक्स होती हैं इनकी अबंडेंस कम होती है इन कंपैरिजन टू जो मेन पीक थी CnH2n+1 की। तो अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं ऑक्टेन का। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है पहले हम ये देख रहे हैं। तो ऑक्टेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन हो रहा है जिसका मास टू चार्ज रेशियो 114 होगा। ये कटायन रेडिकल एक हाइड्रोजन रेडिकल को लूज करेगा, CH2 ग्रुप का लॉस होगा, और किसी भी एक एंड से या तो इस तरफ से या फिर दूसरी तरफ से CH2 ग्रुप का लॉस होगा, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है और एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो टोटल CH2 का जो मास हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कटायन है इसके मास टू चार्ज रेशियो 113 में से हमें 14 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें नेक्स्ट पीक मिल जाएगी मास टू चार्ज रेशियो 99 की इस आयन के लिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही एक CH2 ग्रुप किसी भी एक एंड से क्लीव होगा, तो फिर से जो नेक्स्ट पीक मिलेगी हमें वो 14 मास यूनिट्स में कम होगी इन कंपैरिजन टू 99। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि अब जो नेक्स्ट पीक मिलेगी हमें वो 85 पे मिलेगी। इसी तरह से एक एक करके CH2 ग्रुप्स का क्लीव होता चला जाएगा और हमें कॉरस्पॉन्डिंग पीक्स मिलती जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना है, जो पहले भी बताया था मैंने, कि एल्केन्स के केस में जो C3 और C4 की जो पीक्स होंगी 43 और 57 पे, इनकी अबंडेंस ज्यादा मिलेगी। तो अब हम ऑक्टेन का मास स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। ये ऑक्टेन का मास स्पेक्ट्रम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें मिल रही है ये 114 पे मिल रही है, जैसा कि हमने देखा था अभी फ्रेगमेंटेशन में। फिर नेक्स्ट पीक हमें 99 पे मिल रही थी, लेकिन उसकी अबंडेंस बहुत कम है तो वो हमें नहीं मिल रही है, तो उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद 85 की पीक हमें मिल रही थी
85 में से 14 माइनस करेंगे तो फिर 71 की पीक मिलेगी। 71 में फिर CH2 ग्रुप का जो लॉस होगा उसकी वजह से 71 में से 14 माइनस करके 57 की पीक मिलेगी हमें। 57 में फिर 14 माइनस करेंगे तो 43 की पीक मिलेगी। 43 में फिर 14 माइनस करेंगे तो 29 की पीक मिलेगी और 29 में फिर 14 माइनस करेंगे तो 15 की पीक मिलेगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एल्केन चेन में मॉलिक्यूलर आयन बनने के बाद CH2 ग्रुप का लॉस होता जाएगा और इसीलिए जो पीक्स होंगी उनके बीच में 14 मास यूनिट्स का डिफरेंस आता जाएगा। और जो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि C3 डॉटर आयन की वजह से 43 मास यूनिट्स पे जो पीक मिलेगी एंड C4 डॉटर आयन की वजह से 57 मास यूनिट्स पे जो पीक मिलेगी, इनकी अबंडेंस ज्यादा होगी जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे जो 43 की जो पीक है ये सबसे ज्यादा अबंडेंस की पीक है, इसलिए इसकी अबंडेंस 100 ले ली गई है और उसके रिलेटिव बाकी जो पीक्स हैं उनकी अबंडेंस निकाली गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इसमें ब्रांच चेन एल्केन्स का। तो जब एल्केन्स में ब्रांचिंग होगी तो यहाँ पे प्रिफर्ड क्लीवेज जो ब्रांच साइट होगी जहां से ब्रांचिंग हो रही होगी वहां पर होगा। उसका रीजन ये है कि जब वहां से फ्रेगमेंटेशन होगा तो स्टेबल सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे। क्योंकि अब फ्रेगमेंटेशन ज्यादा इजी है तो मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन की जो स्टेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी और वो जल्दी फ्रेगमेंटेशन में जाएगा और इसीलिए डिटेक्टर में वो कम डिटेक्ट होगा या नहीं डिटेक्ट होगा और इसी वजह से उसकी अबंडेंस जो होगी वो रिलेटिवली कम हो जाएगी या ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे ऑब्जर्व ही ना करें। तो एल्केन्स में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे एल्केन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस कम होती चली जाएगी। उसी तरीके से अगर एल्केन में फ्रेगमेंटेशन भी होगा तो भी पेरेंट आयन पीक की जो अबंडेंस होगी वो कम होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ब्रांच चेन एल्केन्स में फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा जिसकी वजह से ज्यादा पीक्स मिलेंगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन एल्केन्स। और जैसा कि हमने एल्केन्स में देखा था CnH2n+1 पीक के साथ CnH2n की पीक और CnH2n-1 आयन की पीक्स भी मिलेंगी बट उनकी अबंडेंस कम होगी। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर ब्रांच चेन एल्केन का 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रांचिंग हो रखी है मॉलिक्यूलर आयन पीक के साथ 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन का हम आयनाइजेशन करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर आयन मिला है उसमें एक हाइड्रोजन रेडिकल का लॉस हो रहा है तो मॉलिक्यूलर आयन हमें 1114 पे मिल रहा है। उसके बाद और हाइड्रोजन रेडिकल लॉस होने के बाद फिर हमें एक दूसरा आयन मिल रहा है जिसका मास टू चार्ज रेशियो 113 है। अब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है और फ्रेगमेंटेशन जैसा कि बताया था कि अब प्रेफरेंशियली ब्रांच साइड से ही होगा। जो स्ट्रेट चेन पार्ट है वहां पे ब्रांचिंग नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि जब यहाँ से फ्रेगमेंटेशन होगा तो जो कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल फॉर्म होंगे वो सेकेंडरी या टर्शरी होंगे और हमें पता है कि सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन से। तो अब यहाँ पे हम फ्रेगमेंटेशन देख रहे हैं। जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो हो सकता है यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म हो और यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो जैसा कि यहाँ पे हमने नीचे शो करा है। इस केस में जो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है इसका मास टू चार्ज रेशियो 57 पे हमें मिलेगा। दूसरा केस ये है कि जो ये टर्शरी कार्बन था इस पे फ्री रेडिकल आए और जो ये एल्काइल पार्ट टूट रहा था यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आए। ये जो कटायन फॉर्म हो रहा है इसका भी मास टू चार्ज रेशियो 57 पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रांच साइड्स पे जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो जो पीक्स मिलेंगी उनकी अबंडेंस हमें ज्यादा मिलेगी। अब हम इसी कंपाउंड का 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन का मास स्पेक्ट्रम देख रहे हैं। ये मास स्पेक्ट्रम है 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन का। तो सबसे पहले पेरेंट आयन पीक को देखते हैं। यहाँ पे पेरेंट आयन पीक की अबंडेंस बहुत कम है हम देख रहे हैं यहाँ पर, जबकि हम ऑक्टेन का केस अगर देखें तो ऑक्टेन में जो पेरेंट आयन पीक मिल रही थी उसकी अबंडेंस रिलेटिवली ज्यादा थी। तो यहाँ से ये पॉइंट वैलिड होता है कि जब ब्रांचिंग होगी तो पेरेंट आयन पीक की अबंडेंस कम हो जाएगी। फिर हम दूसरी पीक की बात करते हैं। 99 पे हमें एक पीक मिल रही है और उसके बाद बहुत कम अबंडेंस की बहुत सारी पीक्स मिल रही हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो ब्रांच चेन एल्केन्स होंगे उनमें फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे पॉसिबल तरीके से हो सकता है जिस वजह से बहुत सारी पीक्स हमें मिलेंगी। बेस पीक की बात करी जाए तो बेस पीक 57 पे मिल रही है और इसका रीजन मैंने बताया कि जो ब्रांच साइट थी
वहां पे फ्रेगमेंटेशन होने के बाद हमें जो दो कटायंस मिल रहे हैं उनकी वैल्यू, उनकी मास टू चार्ज रेशियो की जो वैल्यू है वो 57 है, और इसीलिए मास स्पेक्ट्रम में इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीक की अबंडेंस भी ज्यादा हो जा रही है। तो 57 की पीक को ऑब्जर्व करने के बाद हम ये आराम से कंफर्म कर सकते हैं कि ब्रांच चेन एल्केन्स में साइट ऑफ जो ब्रांच होगा, जहां पे ब्रांचिंग हो रही होगी, वहां पर ही फ्रेगमेंटेशन प्रेफरेंशियली होगा। फिर जैसा हमने पहले देखा था 57 में 14 माइनस करके 43 की पीक मिल रही है हमको, उसमें फिर 14 माइनस करके 29 की पीक मिल रही है हमको, और उसमें 29 में 14 माइनस करके हमें 15 की पीक मिल रही है। तो बाकी सब सेम है जैसा एल्केन्स में होता था, बस दो चीजें यहाँ पर डिफरेंट है एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन एल्केन्स। पहला पॉइंट, जो मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस होगी वो रिलेटिवली कम मिलेगी ब्रांच चेन एल्केन्स में, और दूसरा पॉइंट, जहां पर ब्रांचिंग हो रही है वहां पे फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलेगी हमें उसकी अबंडेंस ज्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड हम देख रहे हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलती है इसकी इंटेंसिटी या अबंडेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, एज कम्पेयर टू एल्केन्स जो मॉलिक्यूलर आयन पीक की अबंडेंस होगी वो कम होगी एल्कीन्स में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि साइक्लिक एल्कीन्स में जो हमें ग्रुप ऑफ पीक्स मिलेगा वो 14 मास यूनिट्स अपार्ट होंगी। इसका रीजन जैसा हमने एल्केन्स में देखा था सेम है कि यहाँ पे भी CH2 ग्रुप एक एक करके लूज होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से पीक्स के बीच में 14 मास यूनिट्स का गैप आता जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर कि जनरल फ्रेगमेंटेशन मोड एल्कीन्स में एलाइलिक क्लीवेज होता है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एलाइलिक क्लीवेज में जैसे कि बेंजाइलिक क्लीवेज में होता था, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन टू डबल बॉन्ड जाएगा, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर एल्कीन में गामा हाइड्रोजन होता है तो मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। जैसे हम यहाँ पे केस देख रहे हैं, एक एल्कीन है जिसमें गामा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट होगा। तो जैसे कि इस मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से प्रेजेंट करा है ताकि हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन शो कर पाए। जैसा कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो गामा हाइड्रोजन है ये यहाँ पर इस डबल बॉन्ड पे मूव करेगा और 3-4 बॉन्ड जो था, अल्फा बीटा बॉन्ड जो था, ये क्लीव हो जाएगा, पाई बॉन्ड 2-3 के बीच में आ जाएगा और यहाँ पे 4-5 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन शो करा है, मैक्लोफर्टी रीअरेंजमेंट इन एल्कीन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि साइक्लिक एल्कीन्स के केस में रेट्रोडायल सेल्डर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसा कि यहाँ प्रेजेंट करा है। जैसा कि यहाँ पे प्रेजेंट करा हुआ है, ये साइक्लिक एल्कीन है, साइक्लोहेक्सीन। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन के बाद यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर आयन बन रहा है और फिर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन रीअरेंज हो रहे हैं टू गिव 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो दे रखा है मॉलिक्यूलर आयन का और डॉटर आयन का। इस कंपाउंड में ये पीक्स हमें मिलती हैं, जिससे कंफर्म होता है कि रेट्रोडायल सेल्डर रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल में हो रहा है। अब नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हम देख रहे हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स को। एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी उसकी अबंडेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एल्कीन्स या एल्केन्स से। एरोमेटिक कंपाउंड्स में M+1 एंड M+2 पीक्स भी ऑब्जर्व होती हैं। M+1 जो पीक मिलती है ये मॉलिक्यूलर आयन में एक हाइड्रोजन का एडिशन से मिलती है, और इस तरह से अगर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो M+2 पीक मिलेगी हमें। सिमिलरली पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनमें 2 या 3 रिंग आपस में मर्ज हो रखी होती हैं, तो उसमें M+2 और M+3 आयन्स भी फॉर्म होते हैं। तो जैसे कि M+2 आयन अगर फॉर्म होगा तब मॉलिक्यूलर आयन पीक हमें M/2e पे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज अब डबल हो गया है, तो इसलिए M/2e पे हमें इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर नैप्थलीन और एंथ्रासीन का केस देख रहे हैं। तो नैप्थलीन में जैसा बताया अभी कि यहाँ पे 1 नहीं 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है इलेक्ट्रॉन आयनेशन इम्पैक्ट के बाद, जिसकी वजह से यहाँ पर M/2e की पीक मिलेगी 69 पर। सिमिलरली एंथ्रासीन के केस में हमें M पर मॉलिक्यूलर आयन पर जो चार्ज होगा वो +3 का होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट 178 का होता है। तो इसके मास स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि M/3e की पीक 59.3 पे मिल रही है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन बेंजाइलिक क्लीवेज हम पहले पढ़ चुके हैं। बेंजाइलिक क्लीवेज के केस में मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन होता है और बेंजाइलिक क्लीवेज के बाद बेंजाइल कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है।
ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन हो पाता है, और इसीलिए ये फ्रेगमेंटेशन एक प्रोमिनेंट फ्रेगमेंटेशन है एरोमेटिक कंपाउंड्स में, जिनमें बेंजीन रिंग में एल्केन चेन का सब्स्टिट्यूशन हो रखा होगा। हमने पहले पढ़ा था कि जो बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा ये अपने आप रीअरेंज होकर के ट्रोफाइलियम केटायन में कन्वर्ट होता है, जिसका मास टू चार्ज रेशियो 91 होता है, और ट्रोफाइलियम केटायन फिर एसिटिलीन मॉलिक्यूल को लूज करके C5H5 पॉजिटिव केटायन बनाता है, जिसका मास टू चार्ज रेशियो 65 होता है। तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में 91 और 65 की पीक हमें कंफर्म करती है कि मॉलिक्यूल में एटलीस्ट बेंजाइलिक पार्ट तो है ही। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं कि अगर एरोमेटिक रिंग के साथ जो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है, एल्केन पार्ट है, उसमें अगर गामा हाइड्रोजन है तो बैकलाफार्टी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा। इसका इलस्ट्रेशन हम नीचे देख रहे हैं। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग सिस्टम है, इसके साथ एक एल्काइल चेन लगी हुई है और इसमें गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये गामा हाइड्रोजन, जैसा कि हमने कार्बोनिल कंपाउंड या एल्कीन के केस में देखा था, ये मूव करेगा रिंग के किसी डबल बॉन्ड पे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होगी और हमें एक डॉटर आयन मिल जाएगा। बट क्योंकि एक बड़ी रिंग के साथ 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन इजी नहीं होता, इसलिए मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो पीक मिलेगी हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स में, उसकी अबंडेंस रिलेटिवली कम होगी। एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर प्रोपाइल बेंजीन का। तो ये प्रोपाइल बेंजीन का स्पेक्ट्रम है, इसमें हम पीक्स देख रहे हैं। प्रोपाइल बेंजीन के केस में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक मिल रही है वो 120 पे मिल रही है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के केस में मॉलिक्यूलर आयन पीक मिलेगी उसकी अबंडेंस ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एल्केन्स एंड एल्कीन, तो वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरी इंपॉर्टेंट पीक जो यहाँ पे बेस पीक है 91 पर, ये जो 91 की पीक है ये ट्रोफाइलियम केटायन के फॉर्मेशन की वजह से मिल पा रही है, और क्योंकि प्रोपाइल बेंजीन में बेंजाइलिक क्लीवेज हो रहा होगा इसलिए ट्रोफाइल केटायन फॉर्म होगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पीक की अबंडेंस सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्रोपाइल बेंजीन में बेंजाइलिक क्लीवेज होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, या सबसे फेवरेबल फ्रेगमेंटेशन मोड बेंजाइलिक क्लीवेज ही है। हमने पढ़ा था कि जो ट्रोफाइलियम केटायन होता है ये एसिटिलीन को लूज करके C5H5 पॉजिटिव केटायन बनाएगा, जिसका मास टू चार्ज रेशियो 65 होगा। तो प्रोपाइल बेंजीन के स्पेक्ट्रम में हमें 65 पे भी पीक मिल रही है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये कंपाउंड क्या है, प्रोपाइल बेंजीन। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेंजाइलिक क्लीवेज की वजह से 91 की और 65 की जो पीक मिल रही है हमें, इससे ये कंफर्म होता है कि मॉलिक्यूल में बेंजाइलिक पार्ट तो होता ही है। पूरे मॉलिक्यूल का जो मास है वो हम मॉलिक्यूलर आयन पीक से 120 से पता लगा रहे हैं, और हमें मॉलिक्यूल में एक फ्रेगमेंट का पता चल गया है कि वो बेंजाइलिक ग्रुप है। तो इस ग्रुप का मास 91 होता है। तो अब जो बचा हुआ फ्रेगमेंट है उसका मास हम टोटल मास में से इस बेंजाइलिक फ्रेगमेंट के मास से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बचा हुआ मास है तो माइनस करने के बाद हमें पता चल रहा है कि जो बचा हुआ फ्रेगमेंट है उसका मास 29 है। अब 29 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रेगमेंट हो सकता है वो यहाँ पर इथाइल फ्रेगमेंट हो सकता है, CH3CH2 ग्रुप। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मास स्पेक्ट्रम में पीक्स को देख करके हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता पा रहे हैं। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, जिसमें बेंजाइलिक पार्ट के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो ये मॉलिक्यूल प्रोपाइल बेंजीन होगा। तो इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होते हैं उनको जान करके और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मास स्पेक्ट्रम में पीक्स को ऑब्जर्व करके हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स का मास स्पेक्ट्रम डिस्कस करा है। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में जो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि अल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी इंपॉर्टेंट पीक्स को हम देखेंगे। थैंक यू।